हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, यानी ये है हमारा पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे ही चैनल पर स्टैटिक जीके की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक, जहाँ पर आप जा कर के उन वीडियो से अपनी स्टैटिक जीके की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक, ध्यान से देखिए, हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, इससे पहले हम लोग 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, बट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। जिसने भी वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा पढ़िए ध्यान से। कह रहा है जो मेगास्थनीज के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, यानी जो मेगास्थनीज थे वो क्या था, एक यूनानी राजदूत था। ठीक, अब आपको ये बताना है कि वो किसके दरबार में रहते थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, ठीक, उसके बाद लिखा हुआ अशोक के दरबार में या हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855 से 56 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है संथाल का विद्रोह, या कोल का विद्रोह, या रामोसी विद्रोह, या पाइका विद्रोह। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए संथाल विद्रोह, यानी कि इन चारों विद्रोह में से आपको ध्यान रखना है जो 1855 से 1856 के बीच में हुआ था उसका नाम है संथाल विद्रोह। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से और पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए ठीक शुरुआत की गई थी। मतलब किस आंदोलन की शुरुआत उन लोगों ने करी थी, यानी जो सिख सुधारक थे उनके समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही थी उन्हें शुद्ध करने के लिए उन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है अकाली आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है नामधारी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है निरंकारी आंदोलन, ठीक, और ऑप्शन नंबर डी है गदर आंदोलन। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए अकाली आंदोलन। ठीक, यानी जो सिख सुधारक थे उन्होंने अपने समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करने के लिए अकाली आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। ठीक, मतलब राजा राम मोहन राय के द्वारा सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना करी गई थी। ठीक, तो आपको उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ आर्य समाज की स्थापना करी थी, या प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी, या ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, या अकाली दल की स्थापना करी थी। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्म समाज। ठीक, यानी जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने ब्रह्म समाज के धार्मिक समुदाय की स्थापना करी थी। ठीक है, फिलहाल चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान ठीक उलेमा शब्द का संबंध, अब ये ध्यान रखना ठीक कि दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध था। ठीक, अब किससे संबंध था इसका, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ग्राम राजस्व अधिकारी, प्रमुख कमांडर से था, या डाक अधिकारी से था, या विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से था। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से। ठीक, यानी जो उलेमा नामक शब्द था वो विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से संबंधित था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है कि कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक, ध्यान रखना है कि कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली को दर्शाते हैं। ठीक, तो वो किस शैली को दर्शाते हैं ये आपको बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा लिखा मामलुक शैली को, या दक्कन की शैली को, या नागर शैली को, या सिख शैली को। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्कन शैली, यानी जो कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक है वो दक्कन वास्तुकला की शैली को दर्शाता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है
कि वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो साक्षरता दर थी, यानी साक्षरता जो दर थी वो, यानी जो पढ़े लिखों की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, ये आपको बताना है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में 12% थी, या ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है 22% थी, या 18% थी, या 20% थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12%। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भारत की जो साक्षरता दर थी वो सिर्फ और सिर्फ 12% थी। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हमसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, यानी जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि कौन थे, ये बात आपको बतानी है। ठीक, पहला लिखा हुआ है हेम सरस्वती, या श्री पोन्ना, या बाणभट्ट, या परमानंद। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट। ठीक, यानी कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, यानी प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक, तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ तुलसीराम थे, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा आत्माराम पांडुरंग थे, या ऑप्शन नंबर सी में कह रहा राम सिंह थे, या ऑप्शन नंबर डी में कह रहा स्वामी विवेकानंद थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किस सन में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। ठीक, यानी किस सन में करी थी, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा 1922 में की गई थी, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा 1932 में की गई थी, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा 1927 में की गई थी, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा 1915 में की गई थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यानी 1927 में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करी थी, और वो करी थी 1927 ईस्वी में। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए किसकी स्थापना करी थी, या किसका गठन किया था। ठीक, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है पहला ऑप्शन में कि साबरमती आश्रम का गठन किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि देव समाज का गठन किया था, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ब्रह्म समाज का गठन किया था, या ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है नेटाल कांग्रेस का गठन किया था। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यानी नेटाल कांग्रेस। ठीक है, यानी कि भारतीयों के साथ में मिलकर के महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, मतलब विजयनगर जो साम्राज्य था उसका पतन किस युद्ध के कारण हुआ था। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है आरकोट का युद्ध हुआ था तब उसका पतन हुआ था, या कह रहा हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पतन हुआ था, या तालीकोटा के युद्ध के बाद पतन हुआ था, या रायचूर के युद्ध के बाद पतन हुआ था। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी तालीकोटा का युद्ध, यानी तालीकोटा के युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक, यानी जो सेल्यूकस निकेटर, यानी देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके दरबार में एक यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर था। ठीक, अब उसका राजदूत कौन था ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारे पास में लिखा हुआ है हेरोडोटस, या दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है स्ट्रैबो, या तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है होमर, या चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है मेगास्थनीज। ठीक, यानी जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेगास्थनीज। ठीक है, अच्छे से ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि महाबलीपुरम स्मारक वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। ठीक, यानी महाबलीपुरम स्मारक जो है वो किस वंश की स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कह रहा ऑप्शन नंबर ए में चंदेल, ऑप्शन नंबर बी में पाली, ऑप्शन नंबर सी में पल्लव, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है गुप्त वंश। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी पल्लव वंश, यानी कि जो महाबलीपुरम स्मारक हैं उनके जो स्थापत्य कला शैली जो बनवाए गए थे वो कब बनवाए गए थे, तो पल्लव वंश के दौरान बनवाए गए थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, और ये है हमारे आज के पार्ट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग ध्यान से। कह रहा है किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था। ठीक, यानी किस युद्ध के बाद में अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तराइन के युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मगध अंग युद्ध के बाद, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है झेलम के युद्ध के बाद। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए कलिंग युद्ध के बाद में। ठीक, यानी अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में भौतिक अधिग्रहण की जो नीति थी उसे बिल्कुल से त्याग दिया था। ठीक, आई होप आप सब लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी ही इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक है।